नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन वॉशिंग के बारे में। ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करती है। बेसिकली कुछ वीडियोस अब मैं ऐसे बनाने जा रहा हूं जिसमें कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज हम करेंगे। हम समझेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से कि किस तरीके से हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को, चाहे वो राजनैतिक रूप से प्रेरित हो, चाहे वो सामाजिक रूप से प्रेरित हो, किसी भी रूप से वो अगर समाज पर इम्पैक्ट डाल रही हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसके भीतर का विज्ञान क्या है। इसे हम स्पिरिचुअल माध्यम से समझेंगे, आध्यात्मिक माध्यम से समझेंगे। और इस आध्यात्मिक माध्यम से समझने के बाद जो समझ आपकी और हमारी बनेगी, उसके बाद चीजों को डील करने में आपको थोड़ी आसानी होगी। आप ये समझ पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसका इलाज अगर हमें करना है तो उसके लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वो है धैर्य और विश्वास। धैर्य और विश्वास ये दो चीजें हैं जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए बहुत आवश्यक हैं। और समाज के भीतर फैली जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आज के समय में भयानक युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ विश्व ही क्यों ना हो, इन सब का हल धैर्य पूर्वक लगातार समस्या पर विचार करते रहने में ही है। धैर्य पूर्वक। और धैर्य क्यों चाहिए? आखिर में धैर्य क्यों होना चाहिए? हमें लगता तो है कि हाँ धैर्य होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये समस्याएं कितनी लंबी खिंचेंगी, आखिर कब तक? कब करोगे? क्या करोगे? अक्सर ये सवाल मेरे सामने भी आता है, कब करोगे? क्या करोगे? जब समय आएगा तो हर आदमी अपना काम करेगा, हर आदमी अपना रोल प्ले करेगा। जिन्हें पूछना है, उन्हें सिर्फ पूछना है। उन्हें समस्या के समाधान से मतलब नहीं है। वो जीवन की अपनी समस्याओं में ही उलझे हुए हैं। उन्हें उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है कि उनकी समस्याएं जीवन की सुलझ जाएं। उसके अतिरिक्त उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग समाज के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं, विश्व के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं, जो समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का विश्व एक बेहतर भविष्य नहीं बना रहा, उन्हें यह पता होता है कि चीजों को एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। केवल जानवरों की तरह इस संसार में आना, आकर के खाना खाना पीना चले जाना, यही जीवन नहीं है। अगर यही जीवन है तो मैं अगले जीवन में जानवर बनना ही पसंद करूंगा। कम से कम इस नौकरी की, कम से कम इस परिवार की, इन चीजों की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। अगर खाना पीना ही सब कुछ है, खाना पीना ऐश करना, एक बेहतर जिंदगी रखना ही सब कुछ है, तो फिर जानवर की जिंदगी क्या बेकार है? उसे तो किसी को दिखाना भी नहीं है कि मेरा कितना बड़ा घर है। वो तो जितना ताकतवर है उतना कर लेगा, नहीं भी है ताकतवर तो मरा पड़ा, गिरा पड़ा मांस का टुकड़ा उठाकर खा ही लेगा। जब तक है तब तक जिंदा तो रह ही लेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो जानवरों की तरह जीना और इंसानों की तरह जीना, इन दोनों में फर्क है। अगर आप इंसान हैं तो इस बात को समझिए कि आप अगर इंसान बने हैं, आपको इंसान बनाया गया है, आपको इंसान का शरीर मिला है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जानवरों से बेहतर खूबियां हैं। अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल केवल और केवल जानवरों की तरह एक बेहतर जीवन जीने में, एक बेहतर खाने, एक बेहतर रहने की आशा में ही निकाल देते हैं, तो इस केस में इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल अपनी शक्तियों का, केवल और केवल अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी चीज के लिए आपने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो शक्तियां, जो ऊर्जा एक मनुष्य शरीर में आपको मिली है, उस ऊर्जा का आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का पूर्ण इस्तेमाल ना करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कंजूस कहते हैं। फिजूल खर्ची करने वाला, ऐसा नहीं है कि वो फिजूल खर्ची जो कर रहा है उसको आप ये कहें कि कंजूस नहीं है। फिजूल खर्ची के कॉन्सेप्ट से कंजूसी का कॉन्सेप्ट अलग है। जो आदमी फिजूल खर्ची करता है, आप उसे कह फिजूल खर्ची करने से बचता है, अगर आप उसे कह दें कि वो कंजूस है तो ये गलत बात है। फिजूल खर्ची का कॉन्सेप्ट अलग है। फिजूल खर्ची का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज को बिल्कुल हवा में उड़ाते चले जाएं और तभी आपको लोग कहें कि हाँ ये कंजूस नहीं है। कंजूस होने का अर्थ है अपनी क्षमताओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी ऊर्जाओं का समुचित इस्तेमाल न करना। जहां जरूरत है वहां रोक कर रखना और जहां जरूरत नहीं है वहां बिना वजह ही फैला देना, इसे कहते हैं कंजूसी। अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल ना करना ही कृपणता है, कंजूसी है। ये आध्यात्मिक परिभाषा है कृपण होने की। आधुनिक समाज उसे केवल धन के संबंध में देखता है, पैसों के संबंध में देखता है, उसका रिलेशन पैसों से नहीं है। कंजूसी का संबंध पैसों से नहीं है। कंजूसी का संबंध इस बात से है कि आप कितने ऊर्जावान थे, आपके भीतर दूसरे जीवों से अलग करने वाली जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के बाद भी क्या आपने जीवन उन जानवरों की तरह जिया जो जानवर आपके आसपास होते हैं? क्या आपको जो क्षमताएं मिली थी, उन क्षमताओं को कहीं दबा करके आपने केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया है? तो आप कंजूस हैं, आप कृपण हैं। इसी कृपणता से दूर रहने के लिए ही आध्यात्मिकता का ज्ञान आवश्यक है। आज जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेन वॉशिंग, और ये समझना है कि क्या ब्रेन वॉशिंग रियल है। लोग कहते हैं कि हाँ
ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास बुद्धि विवेक सब कुछ है, तो कोई व्यक्ति अपने प्रोपेगेंडा में आपको शामिल कैसे कर लेता है? ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, अजीत अंजुम जैसे लोग हैं जो पत्रकार बने बैठे हैं, और इनका काम ये है कि बड़ी आसानी से ये तथ्यों को एक तरफा प्रस्तुत करते हैं, दूसरे तरफ के तथ्यों को प्रस्तुत ही नहीं करते। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने आपके सामने बिल्कुल सत्य सामने रखा है एज इट इज। जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि वो जो चीजें हमें बता रहे हैं वो एक तरफा हैं, दूसरे तरफ की चीज को वो छुपा गए हैं। समाज की बुराइयां निष्पक्षता के साथ देखी जानी चाहिए। समाज की अच्छाइयां निष्पक्षता के साथ देखी जानी चाहिए। हर चीज को देखने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू रियल होना, रेशनल होना चाहिए। लेकिन इनके पास रेशनैलिटी नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं सोसाइटी का। तो वो जो लोग हैं उनका तरीका ये होता है कि वो एक तरफ की बातें करते हैं, दूसरे तरफ की बातें छुपा देते हैं। जो बातें दूसरे तरफ की वो छुपा देते हैं, उन्हें मैं पकड़ लेता हूं, आप पकड़ लेते हैं। जो मोदी के सपोर्टर हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं वो पकड़ लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्रुव राठी की बातों को सुन रहा है, उसे पसंद कर रहा है, उसे अपना नायक मानता है, उसे अपना हीरो मानता है, वो व्यक्ति कभी भी ध्रुव राठी के पीछे, ध्रुव राठी की बातों के पीछे छुपे हुए प्रोपेगेंडे को या फिर उसके पीछे छुपे हुए आधे अधूरे सच को देखने का प्रयास नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्या वो जानबूझ के करता है? क्या वो मक्कार है? इन सब बातों का उत्तर आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में कि क्यों ऐसा होता है, ब्रेन वॉशिंग का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। कोई आपको ब्रेन वॉश कर नहीं सकता। आपका कोई व्यक्ति ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। ना ही आप उन लोगों के द्वारा ब्रेन वॉश किए जा सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, ना ही आप उन लोगों के द्वारा ब्रेन वॉश किए जा सकते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रवृत्ति कैसी है। और हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो बनती है प्रकृति के 3 गुणों से, सत, रज और तम। ये क्या है? सत, रज और तम कुछ और नहीं है। सत, रज और तम बेसिकली ये चार्जेस हैं। ठीक है? ये चार्जेस ये डिसाइड करते हैं कि आपका बहाव किस तरफ होगा। सत्य की ओर होगा। आपने देखा होगा ना, सत्य, चित, आनंद, 3 चीजें सुनी होंगी। जो सत्य है, आपने अगर देखा हो, हमारा जो वीडियो है, कौन सा वीडियो है, हमारा जो वीडियो है द होली साइंस पे, द होली साइंस पे जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि हमने उसमें जो पहला चैप्टर था जिसका नाम है वेद, उसमें हमने समझा कि जो परमेश्वर है वो एक आकर्षण की शक्ति है, और आकर्षण की शक्ति का मतलब ये हुआ कि उसके साथ प्रतिकर्षण की शक्ति भी अपने साथ जुड़ी हुई है। तो जो ये प्रतिकर्षण की शक्ति है, इस आकर्षण की शक्ति से दूर भागती है। ये आकर्षण की शक्ति यूं खींचने की कोशिश करती है, प्रतिकर्षण की शक्ति बिल्कुल ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो लचीला नेचर होता है, उसकी वजह से ये पीछे की ओर खींचती है। वो कभी ऐसे सामने एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ पाती। ये खींच करके एक दूसरे को खींच करके अपनी ओर नहीं ला पाता। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग प्रकृति के कारण यूं खींचती है, जिसकी वजह से ये जो दूर भागने वाली प्रकृति है, इसी में हम रहते हैं, इसी को अपरा कहते हैं, जो दूर भागने वाली प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति में कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, चार्जेस हैं, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये क्या कर रहा है? ये दूर लेकर के जा रहा है हमें। तो होता यह है कि जब आप इससे दूर भाग रहे होते हैं, आप इस प्रकृति के साथ दूर भाग रहे होते हैं, तो आपके भीतर अगर इस तरह की प्रवृत्ति है कि आप जो है इधर की ओर भागना शुरू करें, इधर की ओर, रेदर देन कि पीछे भागे, पीछे भागने के बाद भी आप इधर की ओर आना शुरू करें, आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि नहीं, मुझे इधर की ओर आना है, इस खिंचाव के विरुद्ध आप आने की कोशिश करें। ठीक है? तो वो गुण होता है सतगुण। वो सतोगुण का गुण होता है। उसमें व्यक्ति ज्ञान का काम करता है, ज्ञान प्राप्त करने का काम करता है, तरह तरह के विषय पढ़ता है, तरह तरह के विषयों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये सतगुण होता है। रजगुण क्या होता है? ये इसके साथ बहता चला जाता है। तमोगुण क्या होता है? बहता भी है। रजगुण जो होता है वो बहता है, इसके साथ साथ पीछे की ओर बहता जरूर है, लेकिन उसके साथ ही वो इस बात का विचार रखता है, इस बात का ध्यान रखता है कि देयर इज समथिंग जो कि इस प्रकृति से, यानी इस अपरा प्रकृति से भी परे है। वो इस चीज का ध्यान रखता है कि मैं भाग तो रहा हूं सांसारिक चीजों की तरफ, लेकिन वो तर्क करता है। सांसारिकता को तर्क के साथ जीता है। बिना तर्क के वो सांसारिकता को नहीं जीता। वो तर्क के साथ ही सांसारिकता को जीता है। वो व्यक्ति क्या होता है? रजोगुणी होता है। जो व्यक्ति तर्क के साथ सांसारिकता को नहीं जीता, केवल सांसारिकता में ही सब कुछ देखता है, जानवरों की तरह। जानवर तर्क नहीं करता। उसके हिसाब से एक मांस का टुकड़ा मिल जाए, ठीक है, कोई छूटा हुआ खाना पीना किसी ने छोड़ दिया, कहीं मांस का टुकड़ा किसी ने छोड़ दिया, जो उसके खाने की चीज है वो उसे मिल जाए, राइट। तो इतने तक ही अपनी, यानी अपनी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही जब वो अपने आप को सीमित रखता है,
तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में होता है। उसके पास किसी चीज का अनुभव नहीं होता, वो तर्क भी नहीं करता, उसे कोई मतलब नहीं है तर्क वितर्क से। वो अगर उसे पैसे दोगे कि तुझे जो है एक बोतल मिल जाएगी, एक जो है मुर्गा मिल जाएगा, जा करके तू उस व्यक्ति की, उस सामने वाले व्यक्ति की गाड़ी का हवा जो है निकाल दे, या फिर उसको एक चाकू मार दे, या फिर उसके पास जो सामान रखा है उसे चुरा करके मेरे पास ले आ। वो नहीं सोचेगा, वो तर्क नहीं करेगा, वो जाएगा, ले आएगा, आपसे पैसे लेगा, अपनी अय्याशी करेगा और निकल लेगा। अगर इसकी इच्छाएं कुछ ज्यादा बड़ी हैं, कुछ ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, रिस्क उठाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, आप उसको पैसे देकर किसी की जान लेने को कहेंगे तो हो सकता है वो जान भी ले ले। राइट। तो ये जो प्रवृत्ति होती है जिसमें तर्क भी नहीं होता, वो नास्तिक वो तामसिक प्रवृत्ति है। ठीक है। जिसमें तर्क के साथ संसार को जीने का लक्ष्य होता है। तर्क उससे ये कहता है कि संसार को जीना ही हमारा कर्तव्य है। संसार में जो काम हमारे सामने आ रहे हैं उसे करते जाना हमारा कर्तव्य है। और जो कुछ हमारे सामने आया है वही हमारी नियति है। उसको करने के लिए हमें तर्क का सहारा लेना चाहिए। तर्क के माध्यम से चीजों को निकालना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो रजोगुणी होता है। लेकिन जो सतोगुणी होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को या तो ज्ञान में लगा देता है या पूरी तरह से कर्म में लगा देता है। इच्छाओं को उस ज्ञान और कर्म के साथ नहीं बांधता है। वो बांधता नहीं है इच्छाओं और कर्म को, अपनी इच्छाओं किसी और इच्छा के साथ नहीं बांधता है। लेकिन जब वो इस संसार में इस तरीके से जीता है, तो होता क्या है कि उसे संसार के लोगों से सम्मान, संसार के लोगों से एक प्रतिष्ठा, एक सरकारी विभाग की ओर से या फिर राजा की ओर से एक विशेष प्रकार की सुविधा, ये सब चीजें मिलने लगती हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अक्सर जो वैज्ञानिक किस्म के लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें आपकी तरह अच्छा लैपटॉप, अच्छी टेक्नोलॉजी का एक्सेस करने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सरकार उन्हें खुद मुहैया कराती है, सुरक्षा में मुहैया मुहैया कराती है। आसपास 4 गनमैन, 2 गनमैन, एक विशेष प्रकार की सुरक्षा वैज्ञानिक होने के कारण, देश की संपत्ति होने के कारण, समाज की संपत्ति होने के कारण दी जाती है। तो ये क्या हो जाता है, सतगुण में किससे बन जाता है, ये भी क्या बन जाता है, ये भी आकर के सतगुण में सुख के भाव से और संतुष्टि के भाव से बन जाता है। इसे संतुष्टि मिल जाती है कि जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, जिन चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी पे फोकस रहा हूँ, इसी में अटका रहूं। अगर कोई व्यक्ति मेटल साइंस का एक वैज्ञानिक है, मेटालिक साइंस में घुसा हुआ है, या फिर एटॉमिक साइंस में घुसा हुआ है, और उसी में वो लगातार अपनी खोज किए जा रहा है और उसको चारों तरफ से सुविधाएं और सुरक्षा मिल रही हैं, तो वो इसमें आनंद का अनुभव करने लगता है। वो इसके आगे उठ करके बढ़ने की कोशिश नहीं करता। अपने क्षेत्र में वो बेहतर होता है, लेकिन उसके आगे उठ करके बढ़ने की, या एक नए चैलेंज को स्वीकार करने की, या कोई नई तरीके की चीजें खोज कर निकालने की वो कोशिश करने के बजाय क्या करता है, इन चीजों में ही सुख को मानता है जो चीजें वो कर रहा है। यानी जिस जीवन को वो जी रहा है, जैसे अगर वो वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक के स्तर पर ही वो अपने जीवन को एक बेहतर स्थिति में समझता है। उसके आगे वो वैज्ञानिक स्तर पर और खोजें करता चला जाएगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि विज्ञान के भीतर रहकर ही वो अपने आप को संतुष्ट मानेगा। हो सकता है आज वो धातु विज्ञानी है, कल को एटॉमिक विज्ञानी बन जाए, लेकिन वैज्ञानिक बनकर ही उसकी जो पहचान है, उसकी जो प्रवृत्ति है, खोजी प्रवृत्ति है, वो वैज्ञानिक है। उसका इस चीज से लेना देना नहीं है कि वो किस चीज का वैज्ञानिक है, इस चीज से लेना देना है कि वो विज्ञानी है। और पूरे मन से हर चीज को किनारे रख करके दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, घर में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उन सब से निर्लिप्त रहता हुआ केवल और केवल विज्ञान के बारे में खोज करते हुए, उस खोज के बाद लोगों के द्वारा सम्मान पाते हुए, समाज के बीच में उसका सम्मान बना होता है। इन सब चीजों की वजह से वो क्या करता है, वो संतुष्टि का अनुभव करता है, और उस संतुष्टि के भाव से बंध जाता है। ये संतुष्टि का भाव उसे बांध लेता है, यानी सतगुण भी बांधता है, रजगुण भी बांधता है संसार में पीछे की ओर जो ले जा रहा है। जब तक आप इधर नहीं आओगे तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। राइट। जब आप संसार में पीछे की ओर भाग रहे हो तब तक ये सतगुण भी इसके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन वो संतुष्टि के भाव से बांध देता है। जब भी आप संतुष्टि के भाव से बंधेंगे तो आप इस संसार के साथ पीछे चलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप ज्ञान योगी तो हो गए, आप ज्ञान तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस संसार को भी एट द सेम टाइम छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको सुख और संतुष्टि का भाव यहां पर मिलने लगा है। राइट। इसीलिए जो विज्ञानी होते हैं, जो किताब पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग होते हैं, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने, लोगों के बीच बैठने, उन्हें ज्ञान देने, उनका गुरु बनने, उनके जीवन में जो समस्याएं आई हैं उनका आध्यात्मिक समाधान देने, इन समाधानों को देने में ही संतुष्टि का अनुभव करने लगते हैं, और वो भी संतुष्टि के भाव से बन जाते हैं। दुनिया भर की जो ज्योतिष की दुकानें खुलती हैं उसका कारण यही संतुष्टि का भाव होता है, कि इस भाव से वो बंधे हुए होते हैं, इसमें उन्हें आनंद आने लगता है। ठीक है, इस काम में उन्हें आनंद आने लगता है, तो वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, यानी अपने रास्ते को वहीं पर रोक लेते हैं। वो अपनी दुकान चलाते रहें और उसके अलावा भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, तब तो फिर भी बेहतर है। लेकिन
सुख संतुष्टि और समृद्धि के भाव से, लोगों के द्वारा सम्मान मिलने के भाव से जब वो बन जाते हैं, तब वो अपनी यात्रा को एक जगह पर आकर के विश्राम दे देते हैं, रोक देते हैं, उनकी यात्रा रुकी रहती है। उसके आगे भी, उसके परे भी जो स्वयं को पाने की यात्रा है, वो उनकी रुक जाती है। खैर, बात कर रहे हैं हम ब्रेन वॉशिंग की, तो 3 गुणों के बारे में जानना ज़रूरी था ब्रेन वॉशिंग को समझने से पहले कि आपकी प्रवृत्ति कैसी होती है। आपकी प्रवृत्ति भी इस बात का बहुत प्रभाव डालती है कि आप ब्रेन वॉश होंगे या नहीं होंगे। ब्रेन वॉश कोई करता नहीं है, ब्रेन वॉश आप पहले से होते हैं। आप किस गुण में स्थित हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ब्रेन वॉशिंग हुई होती है। अगर आप सतोगुणी हैं, तो सतोगुणी के अनुसार ही ब्रेन वॉशिंग हुई होगी। जैसे कोई सतोगुणी व्यक्ति है, उसके बीच आकर के कोई व्यक्ति ऐसा बैठ जाता है जो इन लोगों की बुराई करता है, जो सांसारिक चीजों में बिना वजह फंसे हुए हैं, या फिर जो अपराध करते हैं, या फिर जो तमोगुण में फंसे हुए हैं, उनकी प्रवृत्तियों का उनके बारे में उल्लेख करता है, जब उनके बारे में बात करता है, तो ये लोग कहते हैं कि अरे ये पता नहीं कैसे लोग हैं, लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। आपस में बैठ करके ये अपने आप में अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, यानी एक सतोगुणी व्यक्ति दूसरे सतोगुणी के व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करता है अपने विचारों को। और अगर अपने विचारों को आदान प्रदान करते समय वो रजोगुणी लोगों के या तमोगुणी लोगों के विरोध में विचार रखता है, तो सामने वाला जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो कहता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं देख पाता कि रजोगुणी आखिर में रजोगुणी क्यों है, तमोगुणी आखिर में तमोगुणी क्यों है। उन्हें लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये हो कैसे गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज को अनुभव नहीं किया है दूसरे स्तर पर जाकर के कि आखिर में ऐसा हो कैसे जाता है। ठीक है। आखिर में दूसरा व्यक्ति अपराध करने को इतना मजबूर क्यों है, आखिर में कोई व्यक्ति सांसारिकता के पीछे इतना मजबूर क्यों है, आखिर में कोई व्यक्ति इतना मजबूर कैसे हो जाता है कि उसकी गाड़ी पर अगर जरा सी खरोंच लग जाए, बहुत जरा सी खरोंच लग जाए, तो एक नॉर्मल से रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को वो गोली गोली क्यों मार देता है। इस बात को समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कहता है कि पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, ये कैसी चीज है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, और अपराध तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये पता नहीं लोग कर कैसे लेते हैं, लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं, अपनी गाड़ी के पीछे उसको चाटते क्यों रहते हैं, अपनी गाड़ी को, इन चीजों को, ये चीजों का, ये तो इस्तेमाल की चीजें हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो इसी तरीके से सोचता है। तो वो अपने लेवल पर क्या है, वो ब्रेन वॉश्ड है। राइट। क्योंकि वो दूसरे पहलू को देख नहीं पा रहा। जब वो सत्य जान जाता है, तब वो किसी से घृणा नहीं करता। जब तक आपके मन में द्वैत है, तब तक आप ब्रेन वॉश्ड हो। कोई आदमी ये ना कहे कि वो ब्रेन वॉश नहीं है, हर आदमी ब्रेन वॉश्ड है। जब तक आप किसी भी प्रकार से किसी से प्रेम करते हो और किसी से घृणा करते हो, कोई चीज आपको पसंद है, कोई चीज आपको नापसंद है, जहां पर भी ये द्वैत है, जहां पर भी ये डुअलिटी है, वहीं पर क्या है, वहीं पर ब्रेन वॉशिंग है, वहीं पर आप ब्रेन वॉश्ड हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ब्रेन वॉश्ड ना हो। ठीक है। अब आते हैं ब्रेन वॉशिंग के मैकेनिज्म पे। ब्रेन वॉशिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कली हनुवाड़ी का एक चैप्टर है जिसका नाम है अदृश्य चार। उसमें हमारे मन की 4 कायाओं के बारे में, यानी 4 सब फिजिकल बॉडीज के बारे में, वो बॉडीज नहीं होती, बट हाँ, वो हमारे मन के 4 अलग अलग लेयर्स हैं, वो 4 पार्ट्स हैं। उन 4 पार्ट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है बुद्धि, दूसरी है विवेक, तीसरा है संस्कार, चौथा है चित्त। जिसमें ब्रेन वॉशिंग को समझने के लिए आपके लिए केवल और केवल बुद्धि और विवेक, ये 2 चीजें ही काफी हैं। तो 2 ही चीजें, एक तो बुद्धि और एक विवेक, इन 2 चीजों को ही समझ करके हम ब्रेन वॉशिंग के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो अगर हम ब्रेन वॉशिंग को एक लाइन में डिफाइन करें, तो ब्रेन वॉशिंग इज नथिंग बट ये केवल और केवल बुद्धि और विवेक काया का भ्रम मात्र है। बुद्धि और विवेक के द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है, वही ब्रेन वॉशिंग है। वो क्या है ब्रेन वॉशिंग? एक तरीके का भ्रम है हमारे लिए। ठीक है। भ्रम किस तरह का? हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन हम जो बातें सुन रहे हैं, हमें ये भी लगता है कि हाँ देखो, ये आदमी सही कह रहा है, ये आदमी ठीक कह रहा है, बाकी लोग जो है, बाकी दुनिया दूसरे लोगों को बेवकूफ बना रही है, वो भक्त हैं या वो चमचे हैं। इस तरह की बातें हम करते हैं। राइट। भक्त क्यों कह देते हैं, एक सरकास्टिक वे में यूज किया जाता है आज की डेट में, भक्त, ये तो भक्त है। तो ऐसा लगता है, जो आदमी भक्त कहता है सामने वाले को, उसे ऐसा लगता है कि वो बड़ा समझदार है, वो सारी सच्चाई को बिल्कुल एकदम नग्न रूप में देख पा रहा है। जबकि होता यह है कि वो भी उसी बीमारी से ग्रसित है। ब्रेन वॉश वो भी है, ब्रेन वॉश हर आदमी है। इस दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ब्रेन वॉश ना हो, एवरी वन इज ब्रेन वॉश। अब हम समझेंगे बुद्धि और विवेक काया के माध्यम से कि हर आदमी ब्रेन वॉश्ड कैसे है। बुद्धि और विवेक काया के बारे में हनुमान जी ने हमारी जो ये बुक है, कली हनुमाणी, इस कली हनुमाणी नाम की बुक में बड़े अच्छे से समझाया है। तो मैं इस बुक की कुछ लाइंस मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, बुद्धि काया के बारे में और विवेक काया के बारे में, और किस प्रकार से ये प्रभावित करती हैं, इसको हम समझेंगे हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने में। जैसे हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर सांस लेता है और सांस छोड़ता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो मन होता है, हमारा मन भी क्या करता है, विचारों को लेता है और विचारों को छोड़ता है।
हम शरीर से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन मन विचारों को लेता है और विचारों को ही छोड़ता है। मन के चार हिस्से होते हैं। एक होता है बुद्धि, एक होता है विवेक, एक होता है संस्कार और एक होता है चित्त। ये मन की चार अलग अलग कायाएं हैं। काया यानी शरीर। तो बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त, ये चार अलग अलग कायाएं हैं किसकी? मन की। अब हम देखते हैं कि मन की बुद्धि काया क्या करती है। बुद्धि काया अतीत को सुधारने और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। आपकी बुद्धि काया भविष्य की कल्पना करती है और अतीत की स्मृतियों को खंगालती है। जब आप अपराध बोध से अथवा अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ इच्छा करते हैं, तो इस इच्छा के पीछे निश्चित रूप से आपकी बुद्धि काया का हाथ होता है। जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं या कुछ ऐसा करने की इच्छा रखते हैं जिसका परिणाम भविष्य में मिलेगा, तो वह बुद्धि काया की ही इच्छा है। यानी बुद्धि काया भविष्य की चिंता करके और भूतकाल में बीते हुए समय में जो कुछ आपने किया है उसको ठीक करके ही अपने आप को पूर्ण समझने की गलतफहमी में रहती है। किसी व्यक्ति के जीवन में भूतकाल में बीते हुए समय में कुछ ऐसा हो रखा हो जो कि उसको प्लेजेंट ना लगता हो, अच्छा ना लगता हो, तो उसको सुधारने में वो क्या करता है, अपनी पूर्णता देखता है कि मैं पूर्ण तभी होऊंगा जब मैं अपने भविष्य की गलतियों भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रखूंगा, भविष्य में कोई दाग नहीं होगा और भूतकाल में भी जो दाग हैं जब मैं उसे धो लूंगा, तब जा करके मैं क्या हो जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगा, तब जा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो संतुष्टि की एक अवधारणा है बुद्धि काया की, कि भविष्य को सुरक्षित करना है और भूतकाल में जो गलतियां हैं उनको सही कर देना है, यही बुद्धि काया की अवधारणा है। जब भी आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें कि भविष्य को सुधारने या भूतकाल को सही कर देने की इच्छा शामिल होती है, तो ये समझ जाइए कि आपकी बुद्धि काया अपना काम कर रही है। आपको इतना ही सोचना होता है। इसको सोच करके, इसको जानकर करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल जानना ही है। जब आप जान जाते हैं और हर बार, पहले आपको क्या करना होगा जानने के बाद, हर बार जब भी आपके मन में कोई विचार आए, कोई प्लान बने, तो उस प्लान के पीछे आप थोड़ी देर के लिए बैठ करके देखिए। पहले अपनी प्लानिंग कर लीजिए, जो आपको सोचना है सोच लीजिए। उसके बाद बैठ करके ये सोचिए कि आखिर में जो ये विचार मेरे मन में आया, ये जो बातें मेरे मन में आई, इसके पीछे मेरी कौन सी काया है? क्या ये बुद्धि काया है? क्या ये विवेक काया है? आपको बस उत्तर मिल जाना चाहिए। जैसे ही आप उत्तर खोज लेंगे, उसके बाद आप ये पूछिए कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है महोदय, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अवेयर होना है कि ये शरीर कैसे काम करता है। तो बुद्धि काया किस तरीके से काम करती है, मन की इस काया को समझने जब आप लगेंगे कि देखो मैंने ये विचार जो पैदा किया उसके पीछे बुद्धि काया थी, तो उसके तुरंत बाद ही आपके अंदर जो बेचैनी होती है, जो अपने आप को शरीर समझने की गलती होती है, मन समझने की जो गलती होती है, जो हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम मन हैं, नहीं, हम ये नहीं हैं। हम शरीर और मन से अलग हैं। उस अलग चीज को देखने का जो काम है, वो तभी होता है जब आप अपने आप को प्रैक्टिस के द्वारा, कि ये काम मेरी बुद्धि काया ने मुझे सजेस्ट किया, ये काम मेरी विवेक काया ने मुझे सजेस्ट किया। जब आप ये करने लगते हैं, तो आपके अंदर धीरे-धीरे जागृति आने लगती है। आप वाक़ई में अपने आप को दूर हट के देखने लगते हैं और जब आप ये सोचते हैं कि ये तो बुद्धि काया का काम है, तो आपको वाक़ई में लगता है कि ये मैं नहीं था, ये कोई और ही था मेरे भीतर, जो ऐसा कर गया। अब उससे मैं अलग हूँ जो ऐसा करता था। धीरे-धीरे करते-करते, इस अभ्यास को करते-करते आप अपने आप को महसूस करने लगेंगे कि आप अपने शरीर को अलग रख करके देख पा रहे हैं, बुद्धि काया से, यानी मन से भी। ठीक है? मन का ही पार्ट है बुद्धि काया, तो मन से अलग होने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। मन से अलग होकर करना क्या है? मन से अलग होकर के जैसे ही आप मन से अलग होते हैं, आप मन को देखने लगते हैं। मन से अलग होते ही आप मन को देखते हैं। आप मन से संसार को भी देखते हैं और मन से ही मन को भी देखते हैं। कोई और अलग से उपकरण नहीं होता मन को देखने का। मन को देखने का तरीका यही है, मन को मन में मोड़ दो। ठीक है? तो जब आप मन को मन में मोड़ देते हैं, तो आप ये देखने लगते हैं कि कारण क्या है घटनाओं का। और जब आप अपने भीतर उन कारणों को देखने लगते हैं, तो दूसरों के भीतर भी उन कारणों को देखना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर आप ये समझ सकते हैं कि बुद्धि काया कैसे काम करती है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर वैसी ही हरकत कर रहा हो, वैसी ही प्लानिंग कर रहा हो, उसकी बातों से आपको वैसा ही महसूस हो रहा हो कि ये भी भविष्य की योजनाएं बनाने में लगा है और भूतकाल की गलतियों को सुधारना चाहता है, तो आप समझ जाइए कि ये इसकी बुद्धि काया काम कर रही है। ठीक है? और बुद्धि काया काम कर रही है तो आपको करना क्या है, उसकी अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको भी ये समझाना है कि तुम्हें जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये देखो कि तुम किस तरीके से इन कामों को कर गए। आज जो तुम बुद्धि लगा रहे हो कि भूतकाल को सही करोगे, वो बुद्धि तुम पहले नहीं लगा पाए क्योंकि तुम बुद्धि से जुड़े हुए थे। बुद्धि और तुम में कोई अंतर नहीं रह गया था। बुद्धि और तुम दोनों एक हो गए थे। तुम्हारी बुद्धि तुमसे दूर नहीं थी। तुम जब दोनों एक थे तो बुद्धि ने जो भी करवाया वो तुमसे करवा लिया। तुम उससे अलग नहीं थे, उससे अलग होकर के देख नहीं पा रहे थे, इसलिए तुम उस बुद्धि काया को अलग होकर के न देख पाने के कारण एक बेहतर उपाय नहीं कर पाए और तुमसे ऐसी गलती हो गई कि तुमने
अपनी बुद्धि किसी और काम में लगा दी, जिससे तुम्हारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी बवंडर खड़ा हो गया। ठीक है, तो बुद्धि काया को जब आप अलग होकर के देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि बुद्धि काया कुछ और नहीं है। ये भविष्य की योजना बनाती है और भूतकाल में हुए कामों को ठीक करने का प्रयास करती है। अब आगे चलते हैं। विवेक काया के बारे में हनुमान जी ने क्या बताया? विवेक काया के बारे में हनुमान जी ने यह बताया है इस बुक में कि आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति स्वयं कभी पूर्ण नहीं होता। ठीक है, आप अकेले कभी पूर्ण नहीं हो सकते, मैं अकेला कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ये हमारी विवेक काया मानती है। वह मानती है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह कई किरदारों से बना है। इसलिए अपने किरदार को पूर्ण करने के लिए आपकी विवेक काया अन्य किरदारों के साथ नए संबंध बनाने की चेष्टा करती है और पहले से बने संबंधों को, रिश्तों को सुधारने की चेष्टा करती है। जैसे आपकी भौतिक काया यानी आपका शरीर अपने आसपास की चीजों को खाने और ना खाने जैसी चीजों के रूप में विभाजित करती है, वैसे ही आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को शत्रु और मित्र के रूप में चिन्हित करती है। आपको किसी का शत्रु होने के लिए उससे आमने सामने बातचीत करने की जरूरत नहीं है। विवेक काया ही शत्रुता और मित्रता पैदा करती है। विवेक काया के हिसाब से क्या होता है, जैसे कि आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मोदी का भक्त है, तो वो व्यक्ति अगर मोदी का भक्त होने के बाद अगर दूसरे नेता के भक्तों का या उसके चमचों का दुश्मन है, तो उसका कारण यही है कि विवेक काया उसकी ये कहती है कि ऐसे लोग ही संसार में होने चाहिए जैसे लोगों को, या फिर जैसा मैं हूं, जिस तरह से मैं मोदी का भक्त हूं, या फिर जिस तरीके से मैं भाजपा की भक्ति करता हूं, या फिर भाजपा के विचारों से सहमत हूं, उसी प्रकार से इस विचार के साथ जब हर कोई व्यक्ति रहेगा, तभी इस तरह के विचार वाले व्यक्ति ही एक बेहतर संसार बना पाएंगे। तो विवेक काया जो होती है वो किसी से द्वेष नहीं करती, वो बेहतर ही चाहती है, वो समाज का भला ही चाहती है, समाज का कल्याण ही चाहती है। निस्वार्थ होती है विवेक काया। विवेक जो है वो निस्वार्थ होता है। बुद्धि काया अपने स्वार्थ से जुड़ी होती है, लेकिन विवेक काया निस्वार्थ होती है। इसके बावजूद भी विवेक काया जब निस्वार्थ होती है तो बुद्धि का साथ लेती है। बुद्धि का साथ कब लेती है? जब आप मान लीजिए आप मोदी के सपोर्टर हैं और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो दूसरे नेता का सपोर्टर है, जो मोदी नहीं है, तो उस केस में आपका जो विवेक है, जो ये समझता है कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है, ऐसा व्यक्ति तो होना ही नहीं चाहिए समाज में, ऐसी सोच तो होनी नहीं चाहिए। उस केस में आपका विवेक जब उससे बहस करता है, बातचीत करता है, तब वो बुद्धि के पास जाता है। बुद्धि के पास ही तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, तब आपकी बुद्धि आपको आवश्यक तर्क उपलब्ध कराती है। तो तर्क जो हम करते हैं वो बुद्धि के आधार पर करते हैं, बुद्धि हमसे करवाती है, और विवेक हमसे ये तय करवाता है कि किस तरह के लोग हमारे जीवन में होने चाहिए और किस तरह के लोग हमारे जीवन में या हमारे समाज में या हमारे देश में या फिर इस विश्व में नहीं होने चाहिए। तो विवेक काया डिसाइड करती है कि किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए और किस तरह का व्यक्ति हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, और बुद्धि काया फिर विवेक काया फिर बुद्धि काया की हेल्प लेकर के चीजों को लॉजिकली अरेंज करने की कोशिश करता है और फिर सामने वाले से बहस करता है। इस वजह से ये चीजें होती हैं। जैसे ही आप इस बात को जान जाओगे कि विवेक काया कुछ और नहीं करती, बल्कि आपके आसपास या आपके जो रिश्तेदार हैं, उनमें ऐसे रिश्तेदार जो आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं और ऐसे रिश्तेदार जो आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, इनको दो अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। और आप जब भी इस तरह की विचारधारा में घिरें, जब भी आप इस तरह के विचारों से घिर जाएं, तो तुरंत इस बात का विचार करें कि आपकी विवेक काया यहाँ पर काम कर रही है, इस वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है। सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं समझेगा, इसको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी विवेक काया जैसे आपकी विवेक काया है, वैसे उसकी विवेक काया है। उसकी विवेक काया ये कहती है कि मोदी जैसा नेता तो किसी देश को मिलना ही नहीं चाहिए, नहीं तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। उसकी विवेक काया ये कहती है, राइट? तो वो एक अलग लेवल पे ब्रेन वॉश है, क्योंकि उसकी विवेक काया उसको कुछ और समझा रही है, उसके विचार कुछ और हैं। पूर्णता को लेकर के लोगों के भीतर जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के उसके अलग विचार हैं, आपके अलग विचार हैं। दोनों के अलग विचार होने के कारण आप दोनों के विचार मिल नहीं सकते। आप उसे समझाने की कोशिश करिए, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। चाहे वो लाख तथ्य, लाख फैक्ट आपके सामने रख ले, चाहे आप लाख फैक्ट उसके सामने रख दें, वो स्वीकार नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो ये करेगा कि ज्यादा फैक्ट आप रखोगे तो आपके फैक्ट को दूसरे फैक्ट से काटने की कोशिश करेगा। वो सत्य को सत्य नहीं कहेगा। अगर आप सत्य सामने रखोगे तो वो आपके झूठ से आपके सत्य को काटने की कोशिश करेगा। आपके पीछे जो चीजें छुपी हुई है ना, आपने जिन चीजों को छुपा लिया, उन चीजों से वो उसको काटने की कोशिश करेगा। जैसे आपने बताया कि देखो तुम्हारे नेता ने ये गंदा काम किया है, तो वो उस गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपके नेता की गंदगी आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा, वो गंदगी से गंदगी को धोएगा। विवेक काया से जो लोग सोचते हैं और बुद्धि काया का साथ लेकर के जब विश्लेषण करते हैं, तो ऐसे सभी लोग गंदगी को गंदगी से धोने वाले लोग होते हैं। ये कीचड़ को कीचड़ से धोने का असफल प्रयास करने वाले लोग होते हैं, जिनका
समाज के विकास में, समाज के उत्थान में कोई योगदान नहीं होता। ये केवल और केवल कीड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। इनका कोई योगदान समाज में नहीं होता। केवल वही व्यक्ति समाज में योगदान दे सकता है जो निरपेक्ष रूप से चीजों का विश्लेषण कर सके। ध्रुव राठी जैसे लोग नहीं, जो मणिपुर पे तो 1 साल से शोर मचा रहे हैं, लेकिन संदेश खली पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये क्या है? ये राजनैतिक उठापटक भी हो सकती है, ये विवेक काया भी हो सकती है, और ये बुद्धि काया भी हो सकती है। विवेक काया तब होगी जब वाकई में ध्रुव राठी ये सोचता हो कि नहीं, पूरा का पूरा जो समाज है वो तभी सही चलेगा जब मोदी जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग खत्म हो जाएं, ऐसी विचारधारा ही न रहे जो मोदी को सपोर्ट करती हो। तो विवेक काया भी उसकी हावी हो सकती है, लेकिन बुद्धि काया भी हावी हो सकती है, क्योंकि बुद्धि काया क्या करती है? भविष्य का भला देखती है। तो हो सकता है कि उसे अगर किसी ने ये कहा है, या फिर उसे ये दिखता है, ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति को अगर ये दिखता है कि अगर मैं आज की डेट में इस तरीके से लगा रहा, इस तरीके से भाजपा की बुराई करता रहा, तो जो दूसरा पक्ष है, हो सकता है मुझे कोई अच्छा पद या मुझे कोई अच्छे जो है पर्क्स दे दे, जिसके बाद मेरा जीवन थोड़ा और बेहतर हो जाए, मेरी पहचान समाज के बीच में और सुदृढ़ हो जाए। तो बुद्धि काया भी उसकी हो सकती है, और विवेक काया भी हो सकती है। आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप ये तो जान पाएंगे कि या तो बुद्धि काया होगी या विवेक काया होगी। कुछ दिनों में क्लियर हो जाता है, सामने वाले को देखते ही कुछ दिनों में क्लियर हो जाता है कि उसकी बुद्धि काया काम कर रही है या विवेक काया काम कर रही है। तो जो लोग ब्रेन वॉश करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कुछ और नहीं करते, वो जानबूझ के ब्रेन वॉश नहीं करते। उन्हें पता होता है कि वो अपने किस क्षेत्र में माहिर है, उनकी विवेक काया कहाँ पे स्ट्रांग है, या उनकी बुद्धि काया कहाँ पे स्ट्रांग है। वो बिना जाने, ये बुद्धि काया विवेक काया वो जानते भी नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल इन्हीं का करते हैं। इन्हीं के अंदर रह करके, इन्हीं से ग्रसित होकर के वो नए नए विचार आपके सामने रखते हैं। और आप अगर उसी लेवल पे हैं, उसी अंडरस्टैंडिंग पे हैं, आपकी विवेक काया भी उसी तरीके की है, जो उसी तरीके के लोगों को चाहती है, जैसा कि ध्रुव राठी अपने आसपास लोगों को चाहता है या समाज में लोगों को चाहता है, तो आप ट्यून कर जाएंगे उससे। फिर आप उसकी हर बात से इत्तेफाक रखेंगे, और उसी की तरह गंदगी को गंदगी की से काटना शुरू कर देंगे। अगर कोई तर्क आपके सामने लाया जाएगा, जैसे अगर मैं उससे बोलूं, अगर मैं भी ध्रुव राठी से बात करूं कि तुम मणिपुर पे तो बोलते हो, संदेश खली पे बात नहीं करते, तो वो इसका सीधा उत्तर थोड़ी देगा। वो ये कहेगा कि आप संदेश खली की बात कर रहे हैं, आप पहले इस पे आइए, आप पहले इस पे आइए, आप पहले इस पे आइए। ये होती है बुद्धि काया की करामात। जब विवेक काया आपकी किसी चीज को सत्य मान लेती है, तो बुद्धि काया से बहस नहीं की जा सकती उसके, इसलिए इन बहसों में उलझने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है? जिसकी विवेक काया अपने आसपास एक लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है कि कैसे लोग होने चाहिए, उसके बाद उसकी बुद्धि काया से तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि काया आपके तर्कों वितर्कों को स्वीकार नहीं करेगी। विवेक और बुद्धि में विवेक ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए बुद्धि विवेक के अनुसार ही काम करेगी। विवेक जैसी बात करेगा, विवेक जैसा विचार रखेगा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए, उसी के अनुसार बुद्धि तर्क बनाएगी। उसी के अनुसार आप किताबों में, कहानियों में, आप मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स में से चीजें लेकर के आओगे, और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सामने रखना शुरू करोगे। इसीलिए ये लोग एक तरफा फैक्ट बिल्कुल मजबूती के साथ रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो फैक्ट था उसको पूरी तरीके से दबा देते हैं, बिल्कुल वो खो जाता है। इसलिए ये लोग भी समाज का भला नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहां पर अगर आप देखें, आगे जो बताया गया है, आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को शत्रु और मित्र के रूप में चिन्हित करती है। आपकी विवेक काया कुछ किरदारों को अपने किरदार से दूर धकेलने और अन्य किरदारों को अपने किरदार के समीप लाने की इच्छा रखती है। यदि दूरी को बदलना कठिन हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी किसी और पार्टी के सपोर्टर हो और मैं भाजपा का सपोर्टर हूं, तो वहां पे ये बात हो रही है, यदि दूरी को बदलना कठिन हो, यानी कि मुझे अपने जीवन से निकाल तो नहीं सकते, निकालना कठिन हो, बदलना कठिन हो, तो वह हर संभव तरीके से अन्य किरदारों के व्यवहार में प्रदर्शन लाने की इच्छा रखती है। सपोज मेरी जो काया है, विवेक काया, वो ये मानती है कि मोदी अच्छे हैं, मेरे पापा ये मानते हैं कि नहीं, मुलायम सिंह जी अच्छे हैं या फिर लालू प्रसाद जी अच्छे हैं। तो वो मुझे अपने घर से तो निकाल नहीं सकते, अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। विवेक काया क्या करती है? उन लोगों को दूर रखती है आपसे जो आपके जैसे नहीं है। लेकिन मेरे अगर पापा हैं तो वो क्या करेंगे? वो मुझे निकाल तो देंगे नहीं। वो क्या करते हैं, अगर इस स्थिति में विवेक काया उनसे क्या करवाएगी? विवेक काया उनसे ये करवाएगी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। विवेक काया उनसे ये करवाएगी कि उन्हें इस तरह के विचार या इस तरह की जो है तर्क वितर्क शक्ति देगी कि वो मेरे व्यवहार को बदलने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं उनके व्यवहार को बदलने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब उन्हें अलग नहीं कर सकता। ठीक है? तो यदि दूरी को बदलना कठिन हो, तो वह हर संभव तरीके से अन्य किरदारों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की इच्छा रखती है। आपकी विवेक काया यह सब करने की चेष्टा कैसे करती है? अन्य वस्तुओं के साथ विचार वस्तुएं और समय साझा करके। मैं अपने कबीले में कुछ परिवर्तन लाने की इच्छा रखता हूं देव। यहां पर एक व्यक्ति था, उर्वा, जो पूछ रहा था
उर्वा ने सत्तावादी स्वर में कुछ ऐसा कहा कि अन्य मातंगों को आश्चर्य हुआ। ये कहानी के बीच का हिस्सा है। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करूंगा। क्या यह मेरी आत्मा की इच्छा है या मैं केवल अपनी विवेक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहा हूं? हनुमान जी ने कहा, परिवार, मित्र मंडली, समुदाय, जनजाति, गांव, नगर, वर्ग, जाति, राज्य आदि आपकी विवेक काया द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं हैं। इन रेखाओं से अन्य किरदारों की आपसे दूरी, आपसे आपके किरदार से दूरी का अनुमान लगता है। उदाहरण के लिए, विवेक काया की दृष्टि में आपके परिवार और मित्र आपके समुदाय के जनों की तुलना में आपसे अधिक समीप हैं। सामान्य तौर पर आप किरदारों को इन सीमा रेखाओं से केवल इसलिए बाहर धकेल नहीं सकते क्योंकि वे आपकी विवेक काया की दृष्टि में आदर्श व्यवहार नहीं कर पा रहे। उदाहरण के लिए, आप अपने परिवार के सदस्य को केवल इसलिए अपने परिवार से बाहर नहीं कर सकते कि वह आपकी विवेक काया की दृष्टि में जैसा परिजन होना चाहिए वैसा नहीं है। जब आपकी विवेक काया यह मानती है कि अन्य किरदार उसके पूर्ण की अवधारणा में सही नहीं बैठते, तो वह उनके आचरण और व्यवहार को बदलने की इच्छा करती है। यदि आप सत्ता में हैं तो आप नियम बनाते हैं, यानी अगर आप सत्ता में रहेंगे तो नियम बनाएंगे। अगर आप बड़े हैं तो क्या करेंगे? आप आदेश देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप अन्य किरदारों के बारे में अपनी राय दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अपने किरदार, दूसरे किरदार के बारे में अपनी राय दूर दूर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो हाँ, उर्वा, आपके कबीले के कामकाज में परिवर्तन लाने की आपकी इच्छा निश्चित रूप से आपकी विवेक काया की इच्छा है। मानवीय रिश्तों को बहुत अधिक अहमियत देने वाली उर्मी को विवेक काया के बारे में जानकर विचित्र सा लगा। विवेक काया, अब यहाँ पर जो कहानी है वो कहानी मैं आपको नहीं सुनाने जा रहा क्योंकि वो कली हनुवाड़ी में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उर्मी और उर्वा, ये दो लोग थे जो विवेक काया के बारे में समझ रहे थे। जो समझना था वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग होती है। ब्रेन वॉशिंग का मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसे काम करते हैं और इसका कोई इलाज क्यों नहीं है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप चाहे जितने भी फैक्ट चेक कर लें, इसका कोई इलाज नहीं है। इनफैक्ट ध्रुव राठी जैसा आदमी जब ये कहता है कि मतलब ध्रुव राठी जैसा आदमी ये कहता है कि आप ब्रेन वॉश करने वाले मीडिया वाले लोगों से सावधान रहिए, यूट्यूब के उन चैनलों से सावधान रहिए जो आपको जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि वो खुद एक ब्रेन वॉश्ड आदमी है। दुनिया का कोई ऐसा आदमी जो कि निष्पक्ष रूप से नहीं देख पा रहा चीजों को, वो ब्रेन वॉश्ड है, पहले से ही ब्रेन वॉश्ड है। तो मुझे उसकी बातों पे हंसी आती है जब वो समझाता है, वो ज्ञान देता है कि व्हाट्सएप पे कुछ मत पढ़िए, लेकिन उसके बाद क्या करता है? व्हाट्सएप का अपना ग्रुप बनाता है और लोगों से कहता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मैं हूं ज्ञानी, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। और जो लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं उससे जुड़ेंगे क्योंकि उनकी विवेक काया और ध्रुव राठी की विवेक काया आपस में एक है। वो सब दोनों वो सब के सब एक जैसा ही सोचते हैं। ठीक है। अब इसमें विवेक काया के बारे में और एक कहानी जो है इसमें बताई गई है कि जब भगवान राम धरती पे राज कर रहे थे तो भगवान राम से नफरत करने वाले लोग भी अयोध्या में हुआ करते थे। तो इससे पहले कि नफरत की आग बहुत ज्यादा फैले, भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र को बुलाया और उनसे कहा कि गुरुदेव, आप समाज में विवेक काया के बारे में समझाना शुरू करें, समाज को विवेक काया का ज्ञान देना शुरू करें। तो विश्वामित्र जी ने फिर समाज को विवेक काया का ज्ञान दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो लोग भगवान राम से प्रेम करते थे, होता क्या था कि भगवान राम से प्रेम करने वाले लोग जब ऐसे लोगों से मिलते थे जो कि भगवान राम की बुराई करते थे, तो वो उनको भला बुरा कहते थे, उनको दुष्ट घोषित कर देते थे, ऐसा घोषित कर देते थे कि ऐसे व्यक्ति को तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन विवेक काया के बारे में जब बता दिया गया प्रजा को, तो प्रजा ये समझ गई कि ये सब प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहा है और उसके बाद वो शांत हो गए। तो जब वो शांत हो गए तो इस प्रकार से वापस शांति स्थापित हो गई और लोगों को ये समझ में आया कि भगवान राम जैसे किरदार से भी कुछ लोग नफरत कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान कृष्ण जैसे किरदार से भी लोग नफरत कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक भले से भले इंसान के भीतर भी बुराई खोजने का सामर्थ्य लोगों में हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि विवेक काया ये सब तय करती है और बुद्धि काया विवेक का साथ देती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ब्रेन वॉशिंग क्या है, क्यों ब्रेन वॉशिंग होती है। ये की नहीं जाती, हम सब ब्रेन वॉश्ड हैं। हम सब अपने अपने लेवल पे ब्रेन वॉश्ड हैं और जहां पर जिस लेवल पर हम ब्रेन वॉश्ड हैं, वैसे ही ब्रेन वॉशर के पास पहुंच करके हम जुड़ जाते हैं। और जिसके पास जुड़ते हैं वो भी ब्रेन वॉश्ड है। ठीक है। तो एवरी वन इज ब्रेन वॉश्ड अनटिल कि वो इन सत्य को ना देख सके कि बुद्धि काया क्या है, विवेक काया क्या है, संस्कार काया क्या है, चित्त काया क्या है। जब तक वो इनको जाने बिना इनमें फंसा रहता है, आप इनमें फंसे तभी तक रहोगे जब तक आप इन्हें जानते नहीं। ठीक है। जब आप इन्हें जान जाते हो तब आप इनसे नहीं फंसते हो, तब आप इनमें नहीं फंसते हो, तो आप इनको दूर से देख पाते हो। और तब आपको ब्रेन वॉशिंग जो कर रहा होता है उस व्यक्ति की तरीके समझ में आते हैं। अगर आप ब्रेन वॉश थे तो आपको समझ में आता है कि नहीं, आपने चीजों को रेशनल वे में नहीं देखा था। तो इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि चीज़ों को और बेहतर बना सकूं, क्योंकि अब जो वीडियोस मैं बना रहा हूं इस तरीके के, ये आपको
सामाजिक रूप से अपने जीवन रोजमर्रा के जो काम-काज हैं, रोजमर्रा की जो परेशानियाँ हैं, उसके बीच में अवेयर रहने के लिए अब लाए जा रहे हैं, ताकि आप अवेयर रहें। करना कुछ नहीं है, अवेयर रहना है। अवेयरनेस ही सब कुछ है। जानना ही सब कुछ है। करना कुछ नहीं है, जानना ही सब कुछ है। जैसे ही आप जान जाते हैं, वैसे ही आपको शांति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जान जाने के बाद आप ये जान जाएँगे कि इसका इलाज नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इसके लिए सामने वाले को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और बताने और सिखाने की स्थिति में अगर वो नहीं है, तो आप केवल इस प्रकृति के नियम को देख सकते हैं। देख करके आप सचेत रह सकते हैं। दूसरी जो पीढ़ी आ रही है, जो जिनके मन अभी कच्चे हैं, उन्हें ये ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें ये समझा सकते हैं। समझने के बाद वो भी निष्पक्ष होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। अभी क्या है, सबके सब निष्पक्ष नहीं है। ठीक है? जो लोग ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता, बेदाग पत्रकारिता, बेबाक पत्रकारिता करते हैं, जरा उनके वीडियो देखिए, किस तरीके के वीडियो बनाते हैं वो। एक तरफा बुराई करते रहते हैं, एक ही वर्ग की, एक ही नेता की, दूसरे तरफ से उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें संदेश खली का शाहजहां नहीं दिखाई देता, लेकिन उन्हें मणिपुर की हिंसा दिखाई देती है। दोनों तरफ देखिए, दोनों चीजें बुरी हैं, दोनों तरफ देखिए। दोनों तरफ देख करके जब आप समाज को एक नया परिदृश्य देंगे, तब आप समाज का भला कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक तरफ देखेंगे, तो समाज का दूसरा व्यक्ति तो कहेगा ही कि तूने इस पे तो बोल दिया, इस पे क्यों नानी मर रही है तेरी। तो इस तरह की चीजें जो है होने लगती हैं, और इस तरह की चीजों को आपको समझना होगा कि ये क्यों होती हैं। ये इसी वजह से होती हैं। हमारी विवेक काया की कारस्तानी है ये, हमारी बुद्धि और हमारे विवेक की कारस्तानी है, और अंत में ये कारस्तानी किसकी है? हमारे मन की। क्योंकि हमारा मन ही बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त, इन चारों का क्या है? मेन मालिक है। उसी के हिस्से हैं ये चार: बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।